चलो, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल जो हमारा जो फर्स्ट सेल था वो हमें कहाँ मिला था? ओशन में मिला था। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म। ठीक है, इस बेसिस पे हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो फॉर्म आउट हुआ था। ग्रेजुअली चेंजेस अकर्ड इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वर फॉर्म। ठीक है, धीरे धीरे एक सेल से बहुत सारे मतलब एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने लगे, मल्टी सेलुलर से फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने लगे। ऑल दो चेंजेस वर स्लो एंड ग्रेजुअल। ठीक है, ये सब जो चेंजेस था बहुत धीरे धीरे था और ग्रेजुअली मतलब बहुत तेज होने लगी करके। ठीक है, अब ड्यूरेशन ऑफ ऑल दीज चेंजेस इज एट मच 300 crore years। अब ये जो सब चेंजेस हो रही थी वो कब से थी? 300 years से चल रही थी। Changes and development in living organism had had been all around and multi-dimensional, and this led to the evolution of different types। जो चेंजेस था और जो डेवलपमेंट हो रहा था हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, डेवलपमेंट कैसे? या तो ऑर्गेनिज्म रिविजन है देव। ठीक है, जो डेवलपमेंट एज इन ऑर्गन्स का फॉर्मेशन, फिर ऑर्गन्स का बोलते हैं ना यूज वगैरह सब होने लगा करके। अब हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। अभी इवोल्यूशन मतलब चेंजेस को बोलते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली एंड सडन चेंजेस that occurs in our body, that occurs in our ecosystem, that occurs in our surrounding is called as evolution. Progressive development of plants and animals from the ancestors having different structural and functional organization is called evolution। Progressive मतलब प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, जो धीरे धीरे हाँ, हमारा जो डेवलपमेंट होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में, वो कहाँ से होता है? वो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिलता है। हमारे एंसेस्टर्स से जो स्ट्रक्चरल रहता है, चलो हमारा सर का काम, हमारा जो हेड है, हमारे जो हेड के अंदर जो ब्रेन है, जाहिर सी बात है ब्रेन का क्या फंक्शनिंग है, तो हमारे बॉडी के पार्ट्स को मैसेज पहुंचाता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, अगर ये सब नहीं होता हमारे एंसेस्टर्स में, सो आज हम इतने एक्टिव रहते, इतने बोलते हैं ना आज के टाइम पे हम इतने एक्टिव रहते क्या? नहीं, हम सोच पाते नहीं। सो ये सब कैसे होता है? जैसे जैसे हम आगे चलते रहते हैं, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है वैसे होता है। ठीक है, एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। अभी फंक्शनल, अभी जो हम बॉडी पार्ट्स, हम फॉर एग्जांपल हाथ हमारा क्या काम के लिए है? मोस्टली मूवमेंट्स के लिए, काम करने के लिए। अगर हम हमारे हाथ से काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी बोन्स एक्टिव नहीं होगी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा, तो क्या होएगा? वो हाथ हमारा ना धीरे धीरे सुन पड़ जाएगा, फिर वो एक्टिव से इनएक्टिव होते होते वो फिर डिसेबल हो जाएगा। अभी कोई डिसेबल पर्सन कैसे होता है? वो राइट, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी होती है, बट वी ट्राई आउट, बोलते हैं ना ठीक है तुम ट्राई करो, होगा करके तुम ट्राई करो। ठीक है, अब आप लोग को कहीं लग जाता है या कुछ हो जाता है तो होता है ना यार, थोड़ा बहुत मूवमेंट करो, थोड़ा बहुत मूवमेंट करो, ब्लड सर्कुलेशन होगा करके, बॉडी पार्ट चलेगा। अनलेस अनटिल अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचेगा नहीं वो बॉडी पार्ट्स में, सो आप लोग को फील नहीं होगा कि मूवमेंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। ठीक है, evidence of evolution. Collective thinking upon all above mentioned theories implies that evolution is everlasting process of changes. However, it needs proof to prove it. Following are previous proofs available in support of the theories mentioned above.
ठीक है. Morphological evidences. Observe the following image and note the similarities between given animal image and plant image. Various similarities like structure of mouth, position of eyes, structure of nostrils, and ear pinna are thickly distributed and thickly distributed hairs on body was seen in animal, whereas similarities in characters like leaf shape, leaf venation, leaf petiole, etc. occur in case of plant. This indicates that there are some similarities in those group and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestors. ठीक है. अब morphological evidences. Morphology मतलब कहाँ से आया है, कैसे क्या हुआ है. Various similarities like structure of mouth. ठीक है. Similarities मतलब similar, मिलता जुलता. जाहिर सी बात है. पोजिशन ऑफ माउथ नाक के नीचे, चिन के ऊपर रहता है. ठीक है. वहां पे हमारा माउथ का पोजिशन होता है. पोजिशन ऑफ आईज. आईज हमारा मोस्टली कहाँ रहता है, नाक हमारा बीच में रहता है. आईज ना दोनों नोज के इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है करके. ठीक है. एंड स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक के जो दो होल रहते हैं, बाजू की जो कवरिंग रहते हैं, उसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. एंड ईयर पिन्ना. ईयर का जो स्किन रहता है उसको ईयर पिन्ना बोलते हैं. एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स मतलब हमारे बाल कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हेयर्स ऑन द बॉडी. जाहिर सी बात है, हेयर तो हमारे ओवरऑल बॉडी पे है. जहाँ जहाँ हमारे स्वेट ग्लैंड्स है वहां वहां हमारा हेयर का प्रोडक्शन होता है, वहां वहां हमारे हेयर के ग्रोथ होते हैं. ठीक है. अभी ऐसा नहीं है कि स्वेट प्रोडक्शन मैम जीभ पे क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारा जीभ ना स्वेट ग्लैंड सिक्रीट नहीं करता है. ठीक है. वो सलाइवा सिक्रीट करता है, तो इस वजह से स्वेट ग्लैंड्स ना ओवरऑल स्किन पे होता है. ठीक है. Distributed hairs on body and seen in animal, whereas similarities in characters like leaf shape. अभी ये सब जो similarities था वो animals में था. अभी हम plants के similarities देखते हैं. plants में similarities क्या होती है, leaf का shape. ठीक है. लीफ का शेप कैसा है, उसके वेनेशन मतलब लीफ के अंदर ऐसे लीफ को लो, सनलाइट में प्रेजेंट करो. ठीक है. सनलाइट में देखो तो लीफ के अंदर जो वेन्स रहते हैं, जो लीफ के अंदर जो सब डिविजन्स होता है, वो अलग अलग लीव्स का अलग अलग रहता है. लीफ का पेटियोल, लीफ का जो स्ट्रक्चर रहता है वो अलग रहता है. लीफ का टेक्सचर रहता है, हर लीव्स के अलग अलग रहते हैं. एक्सेट्रा अकर इन केस ऑफ प्लांट. ठीक है. अलग प्लांट का अलग लीव्स का अलग स्ट्रक्चर, अलग फंक्शन, अलग टेक्सचर, सब अलग है. ठीक है. दिस इंडिकेट्स, बट वो अपीयरेंस में कैसा है, लीफ है. आप कोई लीफ ले लो तो आप बोल सकते हो ठीक है लीफ है. ऐसा नहीं कि कुछ भी आड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर हो लीफ का और आप बोल दो ये लीफ है. नहीं, लीफ का समझ है. ठीक है. ग्रीन कलर पिगमेंट है, वो उसके अंदर वेनेशन होता है, पॉइंटेड रहना चाहिए, दैट इज लीफ. ठीक है. This indicates that there are some similarities in those group and hence it proves that their origin is must be same and must have common ancestors. ठीक है. ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि थोड़े बहुत जो सिमिलैरिटीज होते हैं वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ग्रुप से ओवरकम करता है, वहां से आता है करके. और ये क्या प्रूफ करता है कि ये लोग का जो ओरिजिन है, ये लोग का जो स्टार्टअप है, कहाँ से हुआ है, या तो ये लोग के कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर्स हुए रहेंगे, उस वजह से आया रहेगा. ठीक है. एनाटॉमिकल एविडेंसेस. एनाटॉमिकल ये लोग के जो पोजीशंस है, ठीक है, वो लोग का क्या देखते हैं. इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स, there doesn't seem any superficial similarities between human hand, cats, forelegs, flippers of whale, and patagium of bat. Similarly, use of each of those structure is different in respective animal. However, there is similarity in structure of bones and bones joined in organs of each of those animals. This similarity indicates that those animals may have common ancestors. ठीक है. अब हम
ह्यूमन भी एक टाइम पे हम एनिमल्स ही थे, ठीक है। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे चेंजेस हुआ, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का फंक्शनिंग सब चेंज आउट होने लगा, ठीक है। अगर चेंज आउट नहीं होता तो आज के टाइम पे हमारे ऊपर भी मस्त बोलते हैं ना ऐसे बाल रहते, फिर कान रहते बंदरों के तरह, नहीं, फिर हम कैसे सब एक दूसरे के तरह सिमिलर ही दिखते, ठीक है। बंदर में यू कांट डिस्टिंग्विश की चलो ठीक है ये देव है ये साहिल है, बंदर में सब एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। वैसे इन ह्यूमन में यू कैन डिस्टिंग्विश, क्योंकि सबका स्किन कलर अलग होता है, स्किन का टेक्सचर अलग होता है, स्किन टोन अलग होता है, बॉडी का फिजिक अलग होता है, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें क्या है कि जो है सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमन का हैंड, पहला इमेज देख लो वो ह्यूमन का हैंड है, दूसरा इमेज है कैट का फोर लेग, मतलब कैट का जो लेग है, लेग के जो अपर का पार्ट होता है, मतलब जो थाई पार्ट होता है उसको फोर लेग बोलते हैं, ठीक है। बैट का पेटिगियम, बैट का जो विंग्स होते हैं, ठीक है, उसको पेटिगियम बोलते हैं। फ्लिपर्स ऑफ वेल, वेल के जो फ्लिपर्स होते हैं, अब ये लोग को आप देखो कहीं ना कहीं सेम आउट है। हैंड्स, ह्यूमन का जो पाम देखो, ठीक है, उसके जो डिजिट्स, कैट के जो फोर लेग्स के जो नीचे 8 डिजिट्स है वो, बैट का जो 5 फिंगर्स का वो है, तो कहीं ना कहीं ये लोग का क्या है, सेम है, ठीक है। सेम एज इन फॉर एग्जाम्पल ये लोग के डिविजन अलग है, ये लोग का जो 5 डिजिट्स मतलब हमारे जो 5 फिंगर्स होते हैं उसको डिजिट्स बोलते हैं, ठीक है। हमारे 5 डिजिट्स अलग है, कैट के अलग अलग डिजिट्स है, बट वो 5 डिजिट्स में अलग भी सब डिविजन होते हैं, ठीक है। हम उंगलियां फोड़ते हैं तो उंगली में हमारे डिविजन है, 3 डिविजन है, याद है 1 2 3 हम लोग काउंट करने पे देखते हैं ना, वैसे वैसे आप देखोगे तो पैट के इसमें डिविजन नहीं है, बट वो लोग उसके भी 5 डिजिट्स है। फ्लिपर्स, वेल के अंदर डिजिट्स है, बट डिजिट्स के भी सब डिविजन है। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज एंसेस्टर्स के थ्रू कैरी फॉरवर्ड हुई है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल मतलब जो कुछ काम का नहीं है बट उसका प्रेजेंस भी इम्पोर्टेंस करता है, ठीक है। Degenerated or underdeveloped useless organ of organisms are called as vestigial organ. Degenerated, generated मतलब जो जनरेट हुआ है, जो जिसका यूज होता है, डीजेनरेट मतलब जिसका कुछ यूज नहीं है। अंडर डेवलप्ड, जो डेवलप्ड मतलब जो फुली फॉर्म बोलते हैं ना, अच्छे से फॉर्म आउट हो गया है, डेवलप्ड हो गया है। अंडर डेवलप्ड मतलब वो डेवलपमेंट के कंडीशंस में है, या वो डेवलप हो सकता है या नहीं हुआ है। यूजलेस ऑर्गन्स, यूजलेस मतलब कुछ काम के नहीं है ऑर्गन्स, जो ऑर्गेनिज्म मतलब हम ह्यूमन बीइंग में जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से हम आगे देखेंगे। In living organisms, sudden development of new tissue or organs for living in changing environment is not possible, ठीक है। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो थोड़े बहुत चेंजेस मतलब सडन डेवलपमेंट होता है, या तो न्यू टिश्यू या न्यू ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, वो कैसे बोलते हैं ना, एनवायरमेंट को पॉसिबल होता भी है नहीं भी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल धीरे धीरे समझो कोई ह्यूमन बीइंग है, उसको 5 फिंगर के बजाय 6 फिंगर है, ठीक है, बट वो जो 6th फिंगर होता है वो बोनलेस होता है, उसके अंदर बोन नहीं रहता है, बट वो काम क्या करता है, कुछ काम का नहीं रहता है, वो ऑड मैन आउट रहता है, वो अलग रहता है, बट उसको कहीं ना कहीं हम फिंगर्स में काउंट करते हैं, वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन में ही आ गया करके, ठीक है। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस, जो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन जो एग्जिस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं चेंजेस में जाता है, ग्रेजुअल चेंजेस मतलब अब जाहिर सी बात है, हमारा लिवर है, लिवर में ट्रांसप्लांट कर दूं किसी को, तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो फिर से जनरेट हो सकता है, फिर से बोलते हैं ना खुद को ओवरग्रोथ कर पाता है, ठीक है। सो वो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, चेंजेस एज इन कहीं ना कहीं हम हमारे ऑर्गन्स को यूज करते हैं या तो उसका मिसयूज करते हैं, मिसयूज करते हैं तो वो
भी चेंजेस में जाता है, यूज करता है तो वो भी चेंजेस में जाता है। यूज एज इन हम उसको हेल्दी वे में यूज करते हैं। अगर हम हेल्दी है तो हमारे ऑर्गन्स भी हेल्दी है। अगर हम हेल्दी नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारे कहीं ना कोई ऑर्गन्स अनहेल्दी होंगे, जो जिसकी वजह से वो एक ऑर्गन अनहेल्दी के कारण वो कहीं ना कहीं वो दूसरे ऑर्गन्स को भी टारगेट कर रहा रहेगा। ठीक है। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टेन सिचुएशन। ठीक है, कहीं ना कहीं बॉडी का कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक वो कुछ ना कुछ फंक्शन करता है, कहीं ना कहीं वो एक यूजफुल फंक्शन हेल्प आउट करता है। However, same structure under different situation may become overless or even harmful. कहीं ना कहीं कोई जो स्ट्रक्चर है, कोई फंक्शन करता है जो कहीं ना कहीं सिचुएटेड, या तो वो यूजलेस काम पे आ जाएगा या तो वो हार्मफुल आ जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक अल्कोहल पर्सन को ले लो, वो ज्यादा अल्कोहल, ज्यादा दारू पिएगा तो वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने यूजफुल ऑर्गन को मिसयूज कर रहा है, जिसके वजह से वो बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो उसका ऑर्गन ना यूजलेस होने लगेगा, हार्मफुल होने लगेगा। अब कोई भी इंसान ज्यादा ड्रिंक करेगा तो क्या होगा, उसको पेप्टिक अल्सर मतलब पेट में छाले होने लगेंगे। पेट में छाले होने लगेंगे तो क्या करेगा, खाना नहीं खा पाएगा। वो क्या होगा, वो फिर बोलते हैं ना पतला दुबला पतला, फिर उसको जॉइंडिस हो जाएगा तो उसके लिवर को अफेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, अल्कोहल पीने से वो अपने स्टमक को भी हार्म कर ही रहा है, प्लस अपने लीवर को भी हार्म कर रहा है। एक तो उसका वो स्टमक कुछ काम का नहीं, यूजलेस होते जाएगा, प्लस उसका जो लिवर है वो भी हार्मफुल होते जाएगा। Such structure begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. अभी फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टेल बोन है, ठीक है, टेल बोन हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पे था, टेल था पर बोन नहीं था। वो धीरे धीरे वो टेल डिसअपियर होते 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 टेल बोन में हो गया। ठीक है। अगर हमें आज भी टेल बोन रहता, सो हम बोलते हैं ना, पूंछ के सहारे घूम रहे होते, पूंछ के सहारे कुछ ना कुछ काम कर रहे होते, हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चढ़ रहे होते, बंदर की तरह हरकतें कर रहे होते, लेकिन नहीं, हमारे एंसेस्टर्स ने ना टेल का यूज ही नहीं किया। वो लोग को पता नहीं था टेल का क्या यूज करने का, क्या नहीं। सो जैसे जैसे एवोल्यूशन होते गया, जैसे जैसे नई पीढ़ी आते गए तो ऑफस्प्रिंग्स आते गए, उसमें टेल का ना डिमिनिश होने लगा, टेल की साइज कम होने लगी, उसकी फंक्शनिंग कम होने लगी, उसकी यूज कम होने लगी। बट वो कहीं ना कहीं टेल बोन आज भी सिचुएटेड है, आज भी सिचुएटेड है। मतलब कहाँ पे आप लोग का हिप रहेगा, हिप के जो लास्ट बोन है दैट इज योर टेल बोन। ठीक है। अभी सच स्ट्रक्चर begins to degenerate। अभी जो जनरेट मतलब जो यूज है तो जाहिर बात है वो कहना यूजफुल रहेगा, वो जनरेट रहेगा। अगर जो यूजफुल नहीं है वो कम होते रहेगा, डीजेनरेट करने लगेगा। और इसी के यूज के वजह से आज के टाइम पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के सिचुएशन पर हमारा यस प्रणव, क्या हुआ प्रणव, कुछ डाउट है? फाइन, प्लीज डिस्टर्ब मत करो ना, कुछ रहेगा तुम लोग चैट्स में पूछ लो, मैं बता दूंगी, ऐसे बीच में डिस्टर्ब मत करो। ठीक है। ओके। सो हमारा जो ऑर्गन है, जो हमारा टेल बोन है, वो तो सिचुएटेड है, बट वो जो टेल था वो धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगा। डीजेनरेट होते होते वो क्या हो गया, वो डीजेनरेट होते होते क्या हो गया, हमारा टेल बोन रह गया। ठीक है। अब वो टेल बोन को हम लोग ने एज अ नेचुरल सिलेक्शन के तौर पे अप्रूव कर लिया है। ठीक है, टेल बोन रहेगा बट वो टेल बोन का कोई यूज नहीं है। अगर टेल बोन नहीं रहे ना तो हम इरेक्ट नहीं बैठ सकते। इरेक्ट तो रहते ही है बट हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा ताकि हम हमारे बटॉक रीजन पे ऐसे बैठ सके करके। हिप का सपोर्ट है, हिप के सपोर्ट के वजह से बैठ सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं हिप और अपना टेल बोन कहीं ना कहीं कोलाइड करता है, कहीं ना कहीं दूसरे को ज्वाइन करता है, जिस वजह से हम एक इरेक्ट पोजीशन में बैठ सकते हैं। ठीक है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ इयर्स फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर। कहीं ना कहीं ये ऑर्गन को
मतलब 1000 साल लगते हैं गायब होने के लिए, डिसअपियर होने के लिए. Such organ are seen in different phases or disappear in different animal. अब ये जो organ है कहीं ना कहीं अलग phases में दिखते हैं, या तो फिर disappear होने, गायब हो जाते हैं कोई कोई ना कोई animals में से. Such organs, though non-functional in certain organism, it may be functional in other organism. That is, it is not vestigial in other organism. ठीक है. अब ये जो ऑर्गन है दे आर नॉन फंक्शनल. पहली बात, जो ऑर्गन सिर्फ नाम के लिए रहते हैं वो कुछ फंक्शन नहीं करते. जैसे मैंने एग्जांपल बताया, किसी को 6th उंगली है, 6th उंगली वो नॉन फंक्शनिंग, वो कुछ काम नहीं करता है. अगर आप किसी चीज को हाथ में ग्रिप भी बांधोगे तो वो 6th फिंगर ग्रिप नहीं लेगा. क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन, बोन्स, टिश्यू वगैरह कुछ नहीं, बस वो नाम के लिए वो 6th उंगली है. वो बोलते हैं ना अलग, ऑड मैन आउट. बाकी 5 के 5 उंगली मुट्ठी में आएंगी, वैसे बोलते हैं ना ग्रिप को पकड़ेंगे, लेकिन वो 6th उंगली ऐसे स्टैंड अप खड़ा रहेगा, वो अलग ही रहता है. ठीक है. फिर सच ऑर्गन्स तो नॉन फंक्शनल, वो लोग फंक्शन नहीं करेंगे इन सर्टेन ऑर्गन. इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म. कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई यूज किसी के इसमें, चलो 6th ऑर्गन जो है, जो 6th फिंगर है, वो कहीं ना कहीं यूज आउट होता है. अगर कोई यूज करता है तो ठीक है, अगर वो नहीं यूज आउट होता है वो वैसे भी नॉन वेस्टिजियल, वो वेस्टिजियल ऑर्गन में आ जाएगा. जो यूज नहीं करता, जो यूज करता है तो वो लोग टर्म आउट करेंगे नॉट वेस्टिजियल, मतलब वो कहीं ना कहीं यूज करता है. जो यूजफुल है वो लोग बोलेंगे नॉट वेस्टिजियल, और जो नॉन यूजफुल है वो लोग बोलेंगे वेस्टिजियल. ठीक है. अपेंडिक्स, इट इज अ यूजलेस टू ह्यूमन. इट इज यूजफुल एंड फुली फंक्शनल ऑर्गन इन रुमिनेंट्स. अभी ये जो अपेंडिक्स सबको होता है, बट वो अपेंडिक्स कब होता है? जब हम बोलते हैं ना कहीं हमारा डाइजेशन या कुछ प्रॉपर नहीं हो जाता है, या हमें किसी चीज से इन्फेक्शन या किसी खाने से जो खाना पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं अपेंडिक्स पे स्टोर आउट हो जाता है. अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन होने पे हम बोलते हैं पेन हो रहा है, हमें अपेंडिक्स हो गया करके. ठीक है. अपेंडिक्स सबके अंदर सिचुएटेड है. अपेंडिक्स मेरे में सिचुएटेड रहेगा, देव में सिचुएटेड रहेगा, साहिल में सिचुएटेड है, शालिनी में सिचुएटेड है, सब में सिचुएटेड है. बट वो प्रोमिनेंट वो कब बोलते हैं अपेंडिक्स कब है? जब आप कुछ ना कुछ अपने बॉडी पार्ट से कहीं ना कहीं छेड़खानी किए रहोगे, अपने लिविंग लाइफ से छेड़खानी किए रहोगे, तब कहीं ना कहीं अपेंडिक्स अकर करता है. ठीक है. अब वो अपेंडिक्स भी नहीं बोलते, अपेंडिक्साइटिस बोलते हैं पेन को. ठीक है. सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना, जो कान का जो मसल्स है, विच आर यूजलेस टू ह्यूमन. क्या बोलते हैं, जो हमारा ईयर का जो कान, अभी जाहिर सी बात है कान हमारा अंदर है, बट वो जो कान का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो यूजलेस है. बस लड़की लोग के लिए काम के लिए, वो कान में बाली डालना, वो थोड़े बहुत गुजराती मराठी ये लोग कान में डाल लेते हैं बस. ईयर पिना मोस्टली क्या है, जो ईयर का जो है उसके आगे एक छोटू सा है ना, छोटा सा कान जिसको बोलते हैं, दैट इज ईयर पिना. ठीक है. which are useless in human and are useful in monkeys for movement of ear pinna. ठीक है. अभी हम ह्यूमन बींग्स भी एक टाइम पे मंकी थे. यस चिन्मय, क्या हुआ? चिन्मय कुछ डाउट है? ठीक है. सो हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन भी एक टाइम पे, मतलब ड्यूरिंग आवर एंसेस्टर्स के टाइम पे हम भी मंकी थे. बट जैसे जैसे हम ह्यूमन चेंज आउट हुए इंसान, मतलब हम मंकी से चेंज आउट हुए इंसान में, सो हमारा जो ईयर का पिन्ना था वो यूजलेस था. तो आज के टाइम पे हम ह्यूमंस भी ईयर के पिन्ने का कुछ काम नहीं है. बट हमारे मतलब बोलते हैं मंकीज एंड ऑल जो रहते हैं, वो लोग में ईयर पिना बहुत यूजफुल काम करता है. क्यों? वो कान हिलाने के लिए, या कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कान क्या चीज के लिए रहता है, सुनने के लिए. तो वैसे मंकीज लोग में भी रहता है वो सुनने के लिए, मूवमेंट के लिए. ठीक है.
Various vestigial organ like tailbone, that is coccyx, wisdom teeth and body hairs are present in body of human being. अभी ठीक है, अब देखा जाए वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे हमारा टेल बोन जो मैं बोली तुम लोग को, जो हमारा कॉक्से रहता है, वो भी कुछ काम का नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो नॉन यूजफुल से भी यूजफुल है. विजडम टीथ जो तुम लोग बोलते हैं ना, अक्कल दांत आता है, वो क्या काम, अक्कल दांत क्या है, कुछ नहीं है, वो बस बोलते हैं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे वो भी कब आता है, 20 मिड 20s में या 25 ऐसे एज में आता है, बट उसका रहना नहीं रहना एक ही है. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अक्ल दांत नहीं है तो तुम लोग में अक्ल नहीं है, अक्ल दांत आ गए तो तुम लोग में आ गए, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज जस्ट बोलते हैं ना एक यूजलेस बात है करके. एंड बॉडी हैज अ प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. अभी अभी तुम लोग बोलोगे मैम बॉडी हेयर का क्या लेना देना है. ठीक है, बॉडी हेयर्स का लेना देना है हमारे बॉडी पार्ट्स में. यस भुवन, भुवन कुछ है, डाउट है? प्लीज स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट वार्निंग. अगर तुम लोग का डाउट है तो प्लीज ग्रुप चैट है उसमें पूछ लो करके, ऐसे बीच में रेज हैंड मत करो. ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट, और एल्स मैं निकाल दूंगी करके. ठीक है, अब बॉडी हेयर्स जो है हमारे ओवरऑल बॉडी है, तो कहीं ना कहीं मतलब मोस्टली हेयर सिचुएटेड ही है करके. तो उसका क्या फंक्शनिंग है, वो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट सनलाइट से बचाता है, स्वेट से बचाता है. ठीक है, तो ये यूजफुल भी है कहीं ना कहीं यूजलेस भी है, बट बोलते हैं ना जिस चीज में मतलब जो चीज का काम भी नहीं है कभी ना कभी वो भी काम में आ जाता है. ठीक है, विजडम टीथ नहीं होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं यूजलेस रहता, यूजलेस होने के बावजूद भी वो यूजफुल है. हमारा टेल बोन यूजलेस होने के बावजूद भी यूजफुल है. हमारे जो बॉडी हेयर्स है वो यूजलेस होने के बाद भी यूजफुल है. वेस्टिजियल ऑर्गन एनाटॉमिकल एविडेंस समझा स्टूडेंट्स? चैट में रिप्लाई दे दो, अगर समझा है तो हाँ, नहीं समझा है तो पूछ लो कौन क्या डाउट है करके. ठीक है, हाँ विश्वास बोलो क्या नहीं समझा. फर्स्ट, हाँ लेट आओगे तो ऐसे ही होगा. ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मैं लोग को वीडियो भेज दूंगा आगे का. ओके ओके सर, मैं लोग को वीडियो भेज दूंगा, लोग वापस रिपीट कर लेंगे. ठीक है, हाँ ओके सर, ठीक है. अब हमारा फोर्थ एविडेंस क्या है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या है, चलो. A question may arise in your mind that which organ existed millions of years ago. How can we tell this? Now this secret has been hidden in the earth. Large number of organisms get buried due to disaster like flood, earthquake, volcano, etc. Remnants and impression of such organisms remain preserved underground. They are called as fossils. Study of fossils is an important aspect of study of evolution. ठीक है, अभी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस वो कैसे हम आगे क्या बोलते हैं डिफाइन करेंगे. या तो क्या हुआ है, अभी जाहिर सी बात है डायनासोर्स नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम बोलते थे कि हाँ पहले डायनासोर्स रहते थे, ये सब थे. तो हम कैसे बोलते थे, कहीं ना कहीं हमें डायनासोर्स के बोलते हैं ना फुटप्रिंट्स या उसके कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस पता चली रहेगी, उस वजह से कहीं ना कहीं डायनासोर्स के फॉसिल्स, उसके इम्प्रेशन पता चले रहेंगे, उस बेसिस पे हमने ये बोला रहेगा कि चलो डायनासोर्स रहते थे. तो ये सब कैसे गायब हो गए, या तो कहीं ना कहीं डिजास्टर आया रहेगा या फ्लड आया रहेगा,
अर्थक्वेक हुआ रहेगा, वोल्केनिक एरप्शन होएगा, तो उस वजह से कहीं ना कहीं स्पीशीज बोलते हैं ना गायब हो जाती है, ठीक है। Carbon consumption of animals and plants stop after death, and since then only the decaying process of carbon-14 occurs continuously. In case of dead bodies of plant and animal, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12, that is carbon-14 and carbon-12, changes continuously as carbon-12 is non-radioactive, ठीक है। अब जो कार्बन कंजम्पशन रहता है हम एनिमल्स और प्लांट्स में, वो कैसे स्टॉप होता है, वो बेसिकली स्टॉप होता है आफ्टर डेथ। अब एक कार्बन का कैसे, अब हम कैसे ह्यूमन बीइंग, हम जाहिर सी बात है, मम्मी ना सगळ्या उशा घेते आणि सगळ्याला तेल लावून ठेवते, मग हात सुरू म्यूट करो अपने आप को। कौन है? Who's this? प्रणव। सॉरी सर। Yes ma'am, continue. हाँ, जो हम जाहिर सी बात है, हम ह्यूमन बीइंग्स या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कार्बन के प्रेजेंस रहते हैं, ठीक है। अब जो हमारा जो कार्बन कंजम्पशन होता है, जो हम यूज आउट करते हैं, कंज्यूम करते हैं एनिमल्स या प्लांट्स, वो स्टॉप हो जाता है। कब? या तो डेथ के टाइम पे स्टॉप हो जाता है, या डीकेइंग मतलब जब वो बोलते हैं ना बरी हो जाते हैं, जब वो दफना जाते हैं, और जब डीकेइंग प्रोसेस जो अब डीकेइंग को कैसे बोलेंगे, कहीं ना कहीं वो ब्रेक डाउन होते हैं अपने सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तब कार्बन-14 मतलब कार्बन-14 केमिकल कंपाउंड है, वो चेंज आउट होता है, ठीक है। अब जब जाहिर सी बात है डेड प्लांट्स या डेड बॉडीज प्लांट्स के एनिमल्स के जब वो बरी हो जाते हैं, तो वो लोग का रेशियो कैसा फ्लक्चुएट करता है कार्बन-14 से लेके कार्बन-12 तक। बट जो कार्बन-12 रहता है वो नॉन रेडियो एक्टिव रहता है, ठीक है। द टाइम पास सिंस द डेथ ऑफ अ plant or animal can be calculated by measuring the radioactive of C14 and ratio of C14 to C12 present in their body. अब जैसे जैसे टाइम पास होते रहता है, जैसे जैसे टाइम गुजरते रहता है, जब वो लोग के डेथ से लेके वो लोग के बरोइंग तक, फिर वो बोलते हैं ना धीरे धीरे फॉसिल वो टर्न आउट होने लगते हैं, कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल में टर्न आउट होने लगते हैं। सो कैसे होता है, कहीं ना कहीं वो लोग का जो रेशियो रहता है C14 से C12 तक चेंज आउट होने लगता है। फिर वो C12 जो नॉन रेडियो एक्टिव रहता है, फिर वो बोलते C12 से वो वापस में मेजरिंग करने लगता है रेडियो एक्टिविटी में, वो C14 से टर्न आउट होता है। फिर जो रेशियो रहता है C14 से C12 का, वो लोग में कार्बन डेटिंग मेथड आ जाता है, ठीक है। अभी ये कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है, ये कार्बन कंपाउंड होता है जो C12 और C14 के बीच में जो बोलते हैं ना इंटरमोलिकुलर चेंज जो अकर करता है जो फॉसिल्स में, उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। इट इज यूज्ड इन पैलेंटोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे को फॉर एग्जाम्पल एक वेल मरी हुई मिली करके, ठीक है, एंड वो मस्त डिग्रेड हो गई थी, उसके बस सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं ना बोन्स पड़े थे। अब मेरे को पता करने का वेल को मरे कितना टाइम हो गया, कितना क्या हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसके जो बोन्स रहेंगे, उसके जो बोलते हैं ना कहीं सराउंडिंग सॉइल रहेंगे, तो क्या करेंगे, उसको चेकआउट करेंगे, उसमें क्या क्या कार्बन फंक्शनिंग था, कौन कौन सा कार्बन का कंपाउंड था, C12 C14। उस बेसिस पे हम कहीं ना कहीं वो वेल का एज पता कर सकते हैं, वो वेल को मरे हुए कितना टाइम हो गया करके, ठीक है। Once the age of fossil has been determined by such technique, it becomes easy to deduce the information other erstwhile organism। अब जैसे जैसे एज पता चल जाएगा, तो हम जाहिर सी बात है एज पता चल गया तो एक टाइम के लिए ना इंफॉर्मेशन थोड़ा कम पड़ जाता है, हाँ चलो ठीक है, हमें पता नहीं करने का आगे का उसका एज क्या रहेगा। अब एज पता चल जाता है तो जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग का एज बता दूंगी, ठीक है, ये वाली एज में तुम लोग की एज होगी ज्यादा 14 से 15 के एज वाले बच्चे क्या करते हैं, मस्ती खोर रहते हैं, स्टूडियस रहते हैं,
वैसे कहीं ना कहीं कोई एक पर्टिकुलर एज के हिसाब से वो लोग का बोलते हैं ना फंक्शनिंग रहता है, सबका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग रहता है, तो उस बेसिस पे ये लोग कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. It seems that vertebrae have been slowly originated from invertebrate. Vertebrae मतलब जिसको स्पाइनल कॉर्ड होता है, एंड इनवर्टिब्रे मतलब जिसको स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है. ठीक है. अब कनेक्टिंग लिंक. Observe the following picture and discuss the characteristic below. Duckbill, platypus, lungfish, peripatus. अभी ये तीनों डायग्राम को देखोगे तो क्या है, अभी ये जो प्लेटिपस है उसकी बॉडी कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, जो अपर लिप है वो डक के इसका है, बाकी जो उसका अबव द फेस है वो अलग, बोलते हैं ना एक्वेटिक एनिमल को कैरेक्टराइज किया गया है. और जो हमारा लंग फिश है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फिश के तरह है, बट वो थोड़ा बहुत स्नेकी जैसा अपीयरेंस कर रहा है करके. और जो पेरीप्लैटिपस कैसा है, वो कहीं ना कहीं अर्थवॉर्म के तरह दिख रहा है, बट उसको स्पाइक्स है बॉडी पे. ठीक है. वो कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लिंक मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. स्टूडेंट्स, तुम लोग को डाउट है? लास्ट 2 मिनट है. ओके, ठीक है. चलो. Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups, hence they are called as connecting link. अभी मैंने पहले ही समझाया करके, कनेक्टिंग लिंक मतलब कहीं ना कहीं से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. अभी जाहिर सी बात है, हमारे क्लास में कनेक्टेड कौन कौन होता है? साहिल और देव. भले दूर बैठा तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं. दैट इज इंटर